हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टीजीटी और टीचर एग्जाम के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में भारत में सर्वप्रथम स्तूप अस्तित्व में आए। स्तूप जो होते थे, जिन पर स्तूप जो होते थे वो एक तरीके से जैसे कब्रें बनाई जाती हैं, उनकी एक निशानी होती थी। तो ये कब अस्तित्व में आए थे? फर्स्ट ऑप्शन है प्रथम सदी ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है तृतीय सदी ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन है द्वितीय सदी ईसा पूर्व और चौथा क्वेश्चन है चौथा ऑप्शन है चतुर्थ सदी ईसा पूर्व। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, यानी कि तृतीय सदी ईसा पूर्व में सबसे पहले स्तूप अस्तित्व में आए थे भारत में। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों में से कौन गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। तो नीचे जो संत दिए गए इनमें से पहला ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा है शेख सलीम चिश्ती, तीसरा ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, चौथा ऑप्शन है बख्तियार काकी। तो आपका राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल में प्रचलित पद जिन्स ए कामिल का अर्थ है। तो ये जो शब्द दिया, ये जो वाक्य दिया गया है जिनसे कामिल, इसका अर्थ बताना है। ये मुगल काल का शब्द है और प्रचलित यानी फेमस शब्द है। पहला ऑप्शन है दूषित फसल, दूसरा ऑप्शन है शिक्षित पुरुष, तीसरा ऑप्शन है उत्तम फसल, चौथा ऑप्शन है अशिक्षित पुरुष। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर उत्तम फसल। जिनसे कामिल को क्या कहते हैं? उत्तम फसल। चौथा क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खराज की दर क्या थी। खराज जो होता था पशु, पालतू पशु, दुधारू पशु जो टैक्स एक तरीके से लगाया जाता था। तो पहला ऑप्शन है उपज का 30%, दूसरा उपज का 40%, तीसरा ऑप्शन है उपज का 50%, चौथा ऑप्शन है उपज का 60%। तो यहाँ पे आधा आधा लगाया जाता था, यानी कि वो जो जितनी उपज होती थी उसका आधा देना पड़ता था टैक्स के रूप में। तो ये था 50%। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे उत्तर मेरूर का अभिलेख संबंधित है। तो उत्तर मेरूर जो इस अभिलेख है ये कौन से राजा से संबंधित है। पहला ऑप्शन है चेर, दूसरा ऑप्शन है चोल, तीसरा ऑप्शन है पांड्य, चौथा ऑप्शन है पल्लव। तो ये चोल राजाओं से संबंधित है उत्तर मेरूर का जो ये अभिलेख है। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम बदला और स्वयं को पुरुष परिचित किया। तो पहले ऑप्शन देखते हैं रुद्रमा देवी, दूसरा रमाबाई, तीसरा है अहिल्याबाई और चौथा है रजिया सुल्तान। तो रुद्रमाबाई जो थी ये रानी, इन्होंने अपने आप को क्या है पुरुष प्रदर्शित किया है अपने अभिलेखों में, इन्होंने खुद को पुरुष बताया है। ठीक है। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति था जिसने वीर शैव आंदोलन प्रारंभ किया था। वीर शैव आंदोलन शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है नम्मालवार, दूसरा ऑप्शन है बसवन्ना, तीसरा ऑप्शन है सुंदरलाल और चौथा ऑप्शन है अप्पार। तो अप्पार जो व्यक्ति है इसका एक और दूसरा नाम भी है। तो अप्पार नाम का जो व्यक्ति है इसने ही वीर शैव आंदोलन का शुरुआत की थी। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित पुस्तक माझा प्रवास का लेखक है। तो माझा प्रवास नाम की जो पुस्तक है इसका लेखक यहाँ पे बताना है। और ये पुस्तक में क्या है, ये 1857 का जो विद्रोह था उससे संबंधित ये पुस्तक में बताया गया है। पहला ऑप्शन है नाथुराम गोडसे, दूसरा ऑप्शन है विष्णु भट्ट गोडसे, तीसरा ऑप्शन है शिवदत्त गोडसे, चौथा ऑप्शन है उमाकांत गोडसे। तो विष्णु भट्ट गोडसे माझा प्रवास पुस्तक के लेखक है जिसमें 1857 के युद्ध के विद्रोह के बारे में बताया गया है। नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष खुर्दा विद्रोह हुआ था। खुर्दा विद्रोह जो हुआ था पहला ऑप्शन 1817, दूसरा ऑप्शन 1817, पहला ऑप्शन 1816, दूसरा ऑप्शन 1817, तीसरा ऑप्शन 1818 और चौथा ऑप्शन 1819। तो ये 1817 में ये खुर्दा विद्रोह हुआ था। और 10वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में प्रथम कपास मिल जो कताई मिल के रूप में स्थापित की गई अस्तित्व में आई। तो भारत में सबसे पहली जो कपास मिल थी जो कताई के रूप में, यानी कि जो उसमें कपास की कताई की जाती थी, तो वो अस्तित्व में कब आई थी भारत में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1857 में ये मिल अस्तित्व में आई थी। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में बंदगान थे। बंदगान बताना है यहाँ पे। तो बंदगान वो थे जो सैन्य सेवाओं के लिए क्या है खरीदे जाते थे, क्रय किए जाते थे और दास होते थे, वो उनको जैसे कहा जाता था वैसे ही कार्य करते थे। तो ये थे बंदगान। ये सल्तनत काल की बात है। सल्तनत काल जो था, पहला ऑप्शन है इसमें घरेलू सेवाओं के लिए, दूसरा कृषि सेवाओं के लिए, तीसरा ऑप्शन है धार्मिक सेवाओं के लिए और चौथा सैन्य सेवाओं के। तो राइट आंसर है सैन्य सेवाओं के लिए क्रय किए गए दास।
12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित, यानी स्त्री और पुरुष में तुलना की गई, तुलना बताई गई है पुस्तक में, और नाम भी उसका स्त्री पुरुष तुलना रखा गया है पुस्तक का। तो इस नाम की पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? पहला ऑप्शन है पंडित रामाबाई, दूसरा ऑप्शन है रस सुंदरी देवी, तीसरा ऑप्शन है ताराबाई शिंदे, चौथा ऑप्शन है रुकिया सखावत। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ताराबाई शिंदे जो थी स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक जो इन्होंने प्रकाशित की थी। 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की थी? आत्मसम्मान आंदोलन, तो ये पेरियार जी से जुड़ा हुआ है। इनका भी दूसरा नाम एक और था पेरियार जी का। तो पहला ऑप्शन अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, पेरियार। तो राइट आंसर आपका पेरियार ने ही आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की थी। 14 क्वेश्चन है पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर अवस्थित है? पोर्ट ब्लेयर जो है ये दक्षिण में है और ये राजधानी है। तो पहला ऑप्शन है उत्तरी अंडमान, दूसरा दक्षिण अंडमान, तीसरा मध्य अंडमान, चौथा लघु अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान में ये स्थित है पोर्ट ब्लेयर। 15वां क्वेश्चन देखते हैं किसी स्थान का स्थानीय समय 6 बजे है सुबह का, जबकि उसके स्थान का ग्रीनविच मीन टाइम GMT 3 बजे सुबह के हैं। उस स्थान के देशांतर क्या होगी ये बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखते हैं 45 डिग्री पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 120 डिग्री पूर्व, तीसरा ऑप्शन 45 डिग्री पश्चिम, चौथा ऑप्शन है 120 डिग्री पश्चिम। तो यहाँ पे हर 5 डिग्री पे डिफरेंस होता है टाइम में। तो उसके हिसाब से जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो 45 डिग्री पूर्व इसका आएगा, यानी कि जो स्थान का जो स्थानीय समय है उसका सुबह 6 बजे हुए हैं, जबकि उसी समय क्या ग्रीनविच मीन टाइम पे GMT में क्या 3 बज रहे हैं सुबह के। तो उसमें इसकी देशांतर बतानी है कि कितने देशांतर पर है, तो वो 45 डिग्री पूर्व में है। ठीक, जो GMT है वो 45 डिग्री पूर्व में है, उनमें डिफरेंस है। तो 16वां क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित भारतीय नदियों में कौन सी नदी ज्वलंतमुख एस्चुरी का निर्माण करती है? तो पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा गोदावरी, तीसरा महानदी और चौथा है आपका ताप्ती। तो ताप्ती नदी जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। 17वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? एस्चुरी तो आप समझते हो, जब पानी जब बहता है तो मिट्टी थोड़ी ऊंची नीची इस तरीके से एक स्टेप से बना लेती है, एस्चुरी बोलते हैं उसको। निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? तो ये जो भारत में जो पर्वत नहीं वो बताना। अनायमुदी भारत में, नंदा देवी भारत में, कामेतबी, अन्नपूर्णा भारत में स्थित नहीं है ये पर्वत। 18वां क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? तो भिलाई सोवियत यूनियन की मदद से ये अस्तित्व में आया था, दुर्गापुर ये ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम की मदद से अस्तित्व में आया था, राउरकेला जर्मनी की मदद से आया था, जबकि बोकारो ये सोवियत संघ की मदद से आया था, ना कि जापान की मदद से। तो ये गलत है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। 19वां क्वेश्चन देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? क्षेत्रफल के आधार पर बताना है यहाँ पे सबसे बड़ा उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान। पहला ऑप्शन है राजाजी राष्ट्रीय पार्क, दूसरा ऑप्शन है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, तीसरा ऑप्शन है गोविंद राष्ट्रीय पार्क, चौथा ऑप्शन है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा उत्तराखंड का पार्क है। इसमें तेंदुआ और ये मिर्ग जो हैं ये इस टाइप के वहाँ पे वो रहते हैं जानवर। 20वां लास्ट क्वेश्चन आज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? पहला ऑप्शन है बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ प्रभाव में, ये ठीक है। जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं उनसे क्या जो जल का तेज बहाव आता है उसको नियंत्रित किया जाता है जिससे कि बाढ़ प्रभाव पाया जाता है, ये इसका एक लाभ है। और दूसरा जो है ऑप्शन है बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहाँ जल कमी होती है, ये भी ठीक है। जहाँ पर जल नहीं पहुँचता उससे क्या है उसे बहुउद्देशीय परियोजना से जल के बहाव को नियंत्रित करके उसको मनचाही दिशा में दे दिया जाता है, और जहाँ तक पानी नहीं पहुँचता वहाँ तक उस पानी को पहुँचा दिया जाता है, ये भी इसका तर्क है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है। विस्थापन का मतलब यानी कि वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो दूर दूर बस आने पड़ते हैं, तो ये वृहद स्तर पर विस्थापन होता है, ये तर्क इसका सही नहीं है। यानी कि तो जो थोड़ा बहुत विस्थापन जो होता है उसका पूर्ण इंतजाम वहाँ पे किया जाता है, तो ये इसका तर्क सही नहीं है। चौथा ऑप्शन देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं विद्युत पैदा करते हैं, ये भी ठीक है, इनसे विद्युत भी पैदा की जाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा यानी थर्ड जो है ये इसका बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है, ये इसके उल्टे दिया गया तर्क है। यहाँ पे पक्ष की बात हो रही है, तो तीनों में लाभ की बात हो रही है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में तीनों में उसकी प्रॉफिट की बात हो रही है, तो ये पक्ष में दिया गया तर्क है। जबकि तीसरे ऑप्शन में उसकी कमी की बात हो रही है, यहाँ की बहुउद्देशीय परियोजनाओं से विस्थापन भी होता है, ये बात भी किसी छुपी नहीं है, तो यहाँ पे इसके पक्ष में तर्क ये तीसरा ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3।